नवाब सिराजुद्दौला हिंदुस्तान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुकुमरान थे। वो बंगाल, बिहार और ओडिशा के नवाब थे। उनकी जिंदगी की कहानी भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है। वो 18वीं सदी में रहते थे। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ज्यादा पावरफुल होती जा रही थीं। सिराजुद्दौला खुद को इन बड़ी तब्दीलियों के बीच में पाते हैं। बहुत से लोग सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई की वजह से जानते हैं। ये लड़ाई 1757 में हुई थी। वो बहुत छोटी उम्र में हुकुमरान बने। उन्हें अपने दौरे हुकूमत की शुरुआत से ही बहुत सी मुश्किल परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके फैसलों और कामों ने बंगाल और असल में पूरे हिंदुस्तान के भविष्य को आकार दिया। उनकी कहानी बड़ी मुश्किलों के खिलाफ बहादुरी की है। आइए अब हम समय में वापस सफर करते हैं ताकि इस दिलचस्प और अहम शख्सियत की जिंदगी के बारे में जान सकें। मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दौला 1733 में पैदा हुए। उनकी जन्म स्थल मुर्शिदाबाद थी, जो बेंगल सूबा की राजधानी थी। उस समय मुर्शिदाबाद एक शानदार और अमीर शहर था। सिराज उद दौला एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवार में पैदा हुए थे। उनके नाना नवाब अलीवर्दी खान थे। अलीवर्दी खान बेंगल के एक मजबूत और सम्मानित शासक थे। वो अपने नवासे से बहुत प्यार करते थे। सिराज उद दौला अलीवर्दी खान की देखरेख में पेल बढ़े। नवाब ने युवा लड़के में बहुत वादा देखा। उन्होंने फैसला किया कि सिराज उनके उत्तराधिकारी होंगे। सिराज को छोटी उम्र से ही एक शासक की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार किया गया था। उन्होंने राजनीति, प्रशासन और फौजी मामलों के बारे में सीखा। अलीवर्दी खान ने 1752 में सरकारी तौर पर सिराज उद दौला को अपना वारिस घोषित किया। इसने सिराज को बेंगल के तख्त का स्पष्ट उत्तराधिकारी बना दिया। वो अलीवर्दी खान के साथ फौजी अभियानों में शामिल हुए, एक बड़े और विविध क्षेत्र पर शासन करने की चुनौतियों के बारे में सीखा। नवाब अलीवर्दी खान का देहांत अप्रैल 1757 में हुआ। सिराज उद दौला सिर्फ 23 साल के थे जब वो बंगाल के नवाब बने। वो बहुत कम उम्र में गद्दी पर बैठे। बंगाल की राजनीतिक हालत बहुत उलझी हुई थी। बहुत सारे ताकतवर लोग थे जो उनकी बादशाहत से खुश नहीं थे। सिराज उद दौला के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत। कंपनी असल में एक व्यापार वाली संस्था थी, लेकिन इसने किले बनाना और अपनी फौज बढ़ानी शुरू कर दी थी। सिराज उद दौला ने इसे अपने हुकूमत और बंगाल की आजादी के लिए खतरा समझा। वो चाहते थे कि कंपनी सिर्फ व्यापार करे। सिराज उद दौला को अंदरूनी दुश्मनों से भी निपटना पड़ा। उनके दरबार में कुछ ताकतवर अमीर और सेनापति उनके वफादार नहीं थे। अपनी जवानी के बावजूद सिराज उद दौला ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने की कोशिश की। उनके सामने एक मुश्किल और खतरनाक रास्ता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कई सालों से बंगाल में व्यापार कर रही थी। उनकी कलकत्ता में एक बस्ती थी जिसे वो लोग फोर्ट विलियम कहते थे। उन्हें मुगल बादशाहों ने व्यापार की इजाजत दी थी, लेकिन कंपनी के ऑफिसर्स अक्सर इन सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करते थे। वो बिना टैक्स दिए प्राइवेट व्यापार करते थे। इससे नवाब की सरकार को बहुत नुकसान होता था। सिराज उद दौला इन गड़बड़ कामों से बहुत परेशान थे। उन्होंने देखा कि कंपनी अमीर और ताकतवर होती जा रही है। उन्होंने ये भी देखा कि वो उनकी परमिशन के बिना कलकत्ता को मजबूत कर रहे हैं। वो अपनी फौज बढ़ा रहे थे। नवाब को लगता था कि वो उनकी पावर कम कर रहे हैं। वो चाहते थे कि वो व्यापारियों जैसे रहें, राजाओं जैसे नहीं। कंपनी ने उन लोगों को भी पनाह दी जो नवाब के दुश्मन थे। सिराज उद दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हालात खराब होते जा रहे थे। साफ था कि लड़ाई होने वाली थी। नवाब सिराज उद दौला ने फैसला किया कि अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने उन्हें कलकत्ता में नए किले बनाने से रोकने का हुक्म दिया। उन्होंने मांग की कि वो अपना व्यापार ईमानदारी से करें, लेकिन कंपनी ने उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि वो नौजवान नवाब की नाफरमानी कर सकते हैं। जब अंग्रेजों ने उनके हुक्म मानने से इनकार कर दिया तो सिराज उद दौला ने फौजी कार्रवाई करने का फैसला किया। जून 1757 में वो अपनी फौज के साथ कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। उनका मकसद फोर्ट विलियम पर कब्जा करना और अपना अधिकार जमाना था। एक छोटी सी घेराबंदी के बाद फोर्ट विलियम नवाब की फौज के हाथों में आ गया। नवाब ने अपने दादा के नाम पर कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। कलकत्ता पर कब्जे ने ईस्ट इंडिया कंपनी में हड़कंप मचा दिया। उन्हें इतनी जल्दी और इतनी बुरी हार की उम्मीद नहीं थी। इस घटना की खबर मद्रास पहुंची। वहां के कंपनी के अफसरों ने कलकत्ता पर दोबारा कब्जा करने के लिए एक बड़ी फौज भेजने का फैसला किया। इस फौज की अगुवाई
रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन कर रहे थे। वो दिसंबर 1753 में बंगाल पहुंचे। उनका मिशन सिर्फ कलकत्ता पर दोबारा कब्जा करना ही नहीं था, बल्कि नवाब को सबक सिखाना भी था। क्लाइव जनवरी 1753 में कलकत्ता पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। एक बड़ी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई का रास्ता अब साफ हो गया था। अलीनगर का एग्रीमेंट ज्यादा देर तक नहीं चला। रॉबर्ट क्लाइव चुपके से सिराज उद दौला को गिराने का प्लान बना रहा था। यूस नवाब के ही अपने दरबारियों में एलिज मिल गए। उनमें नवाब के ही कमांडर इन चीफ मीर जफार भी शामिल थे। मीर जफार बहुत एम्बिशियस थी और खुद नवाब बनना चाहते थे। क्लाइव ने प्रॉमिस किया कि अगर वो अंग्रेजों की मदद करेगा तो यूसे नवाब बना देगा। जगत सेठ जैसे अमीर बैंकर जैसी और भी पावरफुल पर्सनालिटी साजिश में शामिल हो गए। दोनों आर्मीज द 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के पास एक आम के बाग प्लासी में मिली। सिराज उद दौला की आर्मी ब्रिटिश आर्मी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनके पास करीब 50,000 सिपाही थे, जिनमें पैदल, घोड़सवार और जंगी हाथी शामिल थे। अंग्रेजों के पास सिर्फ करीब 3000 सिपाही थे, जिनमें ज्यादातर हिंदुस्तानी सिपाही थे। कागज पर सिराज उद दौला को आसानी से जीतना चाहिए था, लेकिन मीर जफार की गद्दारी फैसलाकुन थी। मीर जफार के कमांड में नवाब की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा नहीं लादा। मौसलाधार बारिश ने भी अपना रोल अदा किया, लेकिन अंग्रेजों ने अपने गन पाउडर को तरपॉलिन से सर्फ कर लिया था। अपनी आर्मी को बेचैनी में देखकर सिराज उद दौला के हौसले पास्त हो गए और वो भाग गए। बहुत कम डेथ्स के साथ अंग्रेजों ने शानदार जीत हासिल की। प्लासी में गद्दारी सिराजुद्दौला के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। उन्होंने मीर जाफर पर, जो उनके रिश्तेदार और उनकी फौज के कमांडर थे, भरोसा किया था। मीर जाफर ने कुरान पर वफादारी की कसम खाई थी। फिर भी वो चुपचाप खड़े रहे और देखते रहे जब नवाब की सेना हार गई। गद्दारी की ये हरकत ब्रिटिश विक्ट्री का सबसे बड़ा कारण थी। मैदान ए जंग से भागने के बाद सिराजुद्दौला ने पटना पहुंचने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि वो एक नई फौज इकट्ठा करेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने पकड़े जाने से बचने के लिए भेष बदलकर सफर किया, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें दाना शाह नाम के एक आदमी ने पहचान लिया। सिराजुद्दौला को राजमहल के पास गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कैदी बनाकर मुर्शिदाबाद वापस लाया गया। मीर जाफर अब अंग्रेजों की मदद से सत्ता में थे। बंगाल की आजादी छिन गई। एक बार जब सिराज उद दौला को मुर्शिदाबाद वापस लाया गया तो उनकी किस्मत का फैसला हो गया। मीर जाफर को फिक्र थी कि अगर सिराज जिंदा रहे तो वो मुजाहमत के लिए केंद्र बन सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव भी चाहता था कि सिराज उद दौला को हमेशा के लिए हटा दिया जाए। मीर जाफर ने अपने बेटे मीरान से सलाह ली। उन्होंने फैसला किया कि सिराज उद दौला को मार डाला जाना चाहिए। 2 जुलाई 1757 को प्लासी की लड़ाई के कुछ दिन बाद सिराज उद दौला को फांसी दे दी गई। वो सिर्फ 24 साल के थे। मीरान के हुक्म पर फांसी चुपके से दी गई। उनकी मौत की खबर ने कई लोगों को चौंका दिया। सिराज उद दौला को खुशबाग यानी खुशियों के बाग में मुर्शिदाबाद से नदी के पार दफनाया गया। सिराज उद दौला की फांसी ने बंगाल पर ब्रिटिश कंट्रोल का रास्ता साफ कर दिया। बंगाल का धन लूट लिया गया। सिराज उद दौला का राज छोटा सा था, बस 15 महीने चला, लेकिन वो इंडिया और बंगाल के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट आदमी है। उनको एक देशभक्त माना जाता है, जिन्होंने बाहर वालों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी किंगडम को आजाद रखने की कोशिश की। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर के सामने डटे रहे। हार गए, लेकिन उनकी फाइट को बहादुरी माना जाता है। वो पहले इंडियन रूलर्स में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों के असली इरादे पहचाने। उनकी कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत टाइम तक ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने उनको नेगेटिव दिखाया, लेकिन बाद में इंडियन हिस्टोरियंस और नेशनलिस्ट ने उनको डिफरेंटली देखा। वो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई के सिंबल बन गए। उनकी स्टोरी ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में बहुतों को इंस्पायर किया। आज लोग सिराज उद दौला को सिंपैथी से देखते हैं। वो एक खोए हुए जमाने की याद दिलाते हैं, एक यंग नवाब जिन्होंने एक बड़ी वर्ल्ड पावर को चैलेंज किया।